एक ऐसा कलाकार जिसने एक्टिंग किसी एक्टिंग स्कूल से नहीं शमशान में बैठकर सीखी, जिसके लिखे डायलॉग्स ने अमिताभ को फ्लॉप एक्टर से सुपरस्टार बना दिया और गोविंदा जिसे अपने बाप की तरह मानते थे, जिसके होने भर से फिल्म को सुपरहिट मान लिया जाता था, फिर चाहे वो उसमें विलन बने या कॉमेडियन, जिन्होंने राजेश खन्ना से लेकर सलमान खान तक को सुपरस्टार बना दिया। वो चाहते तो अपने लिए महल खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जिंदगी एक फकीर की तरह जी और गुमनाम होकर मर गए। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 के दिन अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। उनसे पहले कादर खान के पेरेंट्स के और 3 बेटे हुए थे, बट किसी वजह से जब वो सभी 7-8 साल के हुए तो उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से कादर खान की मां इकबाल बेगम के मन में ये डर बैठ गया था कि अफगान की हवा में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से उनके बेटों की मौत होती जा रही है। इसलिए जब कादर खान का जन्म हुआ तब उनकी मां ने उनके पिता से जिद करके उन्हें अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मना लिया, जिसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ दिया और मुंबई के कमाटीपुरा में आकर बस गए। अब क्योंकि कादर खान के पिता गरीब थे और उनका अफगानिस्तान में ही जिंदगी गुजार पाना मुश्किल था, ऐसे में जब वो मुंबई जैसे बड़े शहर में आए तो उनकी चीजें और भी बुरी होती चली गई, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स के बीच आए दिन लड़ाइयाँ होने लगी और बहुत जल्द दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। कादर खान के नाना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने उनकी मां की शादी एक कारपेंटर से करवा दी, जो कि बहुत ज्यादा अब्यूजिव थे। वहीं कादर खान के पिता जो एक दरगाह में काम करते थे, वो भी उनके कुछ खास मदद नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कादर खान को कई बार भीख तक मांगनी पड़ी, क्योंकि खाली हाथ घर नहीं जा सकते थे। कादर खान जब थोड़ा बड़े हुए तब उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते थे या दूसरे बच्चों की तरह कोई छोटा मोटा काम करके घर चलाने में अपनी मां की हेल्प कर सकते थे। तब उन्होंने दूसरा रास्ता चुनने का फैसला किया और एक फैक्ट्री में जॉब करने मांगने के लिए जाने लगे, लेकिन इससे पहले कि फैक्ट्री जाते उनकी मां ने उन्हें रोक लिया और उनको अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहा। ये वो लम्हा था जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, क्योंकि इसके बाद कादर खान ने पूरा मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया, जिनसे आगे चलकर उनकी जिंदगी को बदल कर इन्होंने रख दिया। इस दौरान जब भी कादर खान कोई ऐसा आदमी नजर आता जिसके बोलने या चलने का तरीका थोड़ा अलग होता था, तो कादर खान उसे गौर से देखते और फिर घर के पास कब्रिस्तान में जाकर उनकी नकल उतारते थे। यही एक आदमी ने उन्हें नोटिस किया, जिसके बाद उसने 8 साल के कादर खान को एक प्ले में रोल भी दिया। वो प्ले था रोमियो जूलियट, जिसमें कादर खान रोमियो बने थे। इस प्ले में लोगों को उनकी एक्टिंग इतनी पसंद आई कि पूरे हॉल के लोगों ने खड़े होकर कादर खान के लिए तालियां बजाई। वही एक आदमी ने कादर खान को 100 रुपए का नोट देकर कहा कि वो ये नोट अपने पास हमेशा रखे, एक दिन ये 100 का नोट लाखों में बन जाएगा। कादर खान ने जब अपनी 10th की पढ़ाई पूरी की तब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मुंबई के फेमस इस्माइल यूसुफ कॉलेज गए, जहां लोगों ने जबरदस्ती उन्हें थिएटर ग्रुप ज्वाइन करवाया। वो सभी उनकी एक्टिंग के मुरीद थे। तब कादर खान यहाँ अपने पहले नाटक की तैयारी कर रहे थे। तब वो जो रोल कर रहे थे उसे पढ़कर उन्हें लगा कि वो रोल कुछ अधूरा सा है, इसलिए वो नाटक के डायरेक्टर के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वो इस रोल में अपने हिसाब से थोड़ा इसे बदल सकते हैं। डायरेक्टर तुरंत मान गए, जिसके बाद कादर खान ने उस रोल को फिर से अपने हिसाब से लिखा और जब कादर खान अपना लिखा हुआ प्ले डायरेक्टर के पास लेकर गए तो उसे पढ़ने के बाद वो कादर खान से इतना इम्प्रेस हुए कि वो प्ले ही उनके नाम पर कर दिया। उस प्ले का नाम था ताश के पत्ते, जो सबको बहुत पसंद आया, लेकिन कादर खान थिएटर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। इसलिए जैसे उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई, उन्होंने एक कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो वहाँ ज्यादा दिन तक जॉब नहीं कर पाए, जिसके बाद उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें एमएच साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक टीचर का जॉब ऑफर किया, जिसे कादर खान ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। कादर खान यहाँ बच्चों को अप्लाइड मैकेनिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जिसे आमतौर पर बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन ये कादर खान ही थे जिन्होंने इस बोरिंग सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ाना शुरू किया कि उनकी क्लास हमेशा फुल रहने लगी, जिसकी वजह से उन्हें बेस्ट टीचर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड तक मिला था। यहीं पर कादर खान अपने बचे हुए वक्त में एक बार फिर थिएटर करने का फैसला करते। यहाँ वो खुद प्ले लिखते और उनमें एक्टिंग भी करते। धीरे धीरे उनका नाम इतना बड़ा हुआ कि उनके हर प्ले को देखने के लिए बॉलीवुड के फेमस लोग जैसे दिलीप कुमार और नरेंद्र बेदी जैसे लोगों का नाम शामिल था। यहीं पर नरेंद्र बेदी ने कादर खान को अपनी फिल्म जवानी दीवानी के डायलॉग लिखने का ऑफर दिया। उसके लिए उन्हें 1500 रुपए मिले। उस दौर में डायलॉग राइटर्स किसी फिल्म के डायलॉग्स लिखने के लिए 1 हफ्ते का टाइम लेते थे, लेकिन कादर खान ने वही काम सिर्फ 3 घंटे में करके दे दिया। नरेंद्र बेदी ने जब उसे पढ़ा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई आदमी इतनी जल्दी इतने अच्छे डायलॉग्स कैसे लिख सकता है। यही वो टाइम था जिसके बाद कादर खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों के लिए डायलॉग्स लिखे। अब उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। जवानी दीवानी के डायलॉग्स लिखने के लिए जहां उन्हें सिर्फ 1500 रुपए मिले थे, वहीं अब एक फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए उन्हें 20,000 रुपए मिलने लगे। कमाल की बात यह है कि कादर खान ने खुद कभी किसी डायरेक्टर को अपनी फीस बताई नहीं थी।
लोग खुद ही उनके पास आते और पैसे देकर चले जाते थे। तभी एक दिन उन्हें बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने अपने ऑफिस बुलाया और उनसे कहा कि उन्होंने उनका बहुत नाम सुना है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फिल्म का क्लाइमैक्स लिखो। अगर वो क्लाइमैक्स मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें अपने सिर पर बैठा कर रखूंगा, लेकिन अगर मुझे वो पसंद नहीं आया तो मैं वो तुम्हारे सामने ही फाड़ दूंगा। मनमोहन देसाई की ये बात कादर खान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने उनकी बात को चैलेंज की तरह लिया और पूरी रात जाकर फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा और अगले दिन वो सीन लिखकर मनमोहन देसाई के पास पहुंचे, जिसे देखकर पहले तो मनमोहन देसाई को यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने तुरंत कादर खान को एक तोशिबा टीवी और रेडियो सेट गिफ्ट किया। साथ ही उन्हें अपने आने वाली फिल्मों के डायलॉग्स लिखने का ऑफर दिया। तब उन्होंने कादर खान से पूछा कि वो डायलॉग्स लिखने के लिए कितने पैसे लेंगे। तब कादर खान ने बताया कि उन्हें 25,000 रुपए मिलते हैं। तब मनमोहन देसाई ने कहा कि मनमोहन देसाई के फिल्म के राइटर की फीस सिर्फ 25,000 नहीं हो सकती। ये कहकर उन्होंने कादर खान को 1,21,000 का चेक दे दिया। इसके कुछ दिन बाद मनमोहन देसाई की वो फिल्म रिलीज हुई जिसका क्लाइमैक्स कादर खान ने लिखा था और फिल्म के हीरो राजेश खन्ना थे। ये वो दौर था जब इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि फिल्म किसने बनाई है या उसे लिखा किसने है, क्योंकि लोग राजेश खन्ना के नाम होने पर ही बस फिल्म देखने चले जाया करते थे। जब वो फिल्म रिलीज हुई तो ऐसा पहली बार हो रहा था कि लोग राजेश खन्ना से ज्यादा फिल्म के क्लाइमैक्स की तारीफें कर रहे थे। वो फिल्म थी रोटी, जो साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक थी। इसके बाद कादर खान ने राजेश खन्ना की कई फिल्मों के स्क्रीन प्ले या डायलॉग लिखे, जिनमें महाचोर, छैला बाबू, धर्म काटा, 50-50, नया कदम और मास्टर जी का नाम शामिल है। इस दौरान उन्हें यश चोपड़ा की फिल्म दाग में भी एज एन एक्टर काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्हें पसंद किया गया। इसके बाद कादर खान ने कुछ फिल्मों में साइड रोल किए। तब उनके कुछ डायरेक्टर्स ने उन्हें फिल्म के मेन विलन के रोल ऑफर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कमाल के राइटर और एक्टर तो थे ही, साथ ही उनकी आवाज में वो दम था जो लोगों को अपनी सीट पर बैठने पर मजबूर कर देता था। इसके बाद कादर खान ने बॉलीवुड में एज अ विलन अपनी पारी की शुरुआत की। यहाँ भी लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया। कादर खान की राइटिंग की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो एक्टर को ध्यान में रखकर डायलॉग लिखते थे, जिसकी वजह से जब वो एक्टर वो डायलॉग पर्दे पर बोलता था तो लोग ताली बजाए बिना नहीं रह पाते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन है। कादर खान ने कूली, देश प्रेमी, सुहाग, परवरिश, अमर अकबर एंथनी, शराबी, अग्निपथ, लवारिस और मुकद्दर का सिकंदर के डायलॉग लिखे थे। ये वो फिल्में हैं जिनकी वजह से अमिताभ एक फ्लॉप एक्टर से एंग्री यंग मैन बनकर सुपरस्टार बन गए। यहाँ तक कि नमक हलाल के जिस क्रिकेट कॉमेडी सीन की आज भी तारीफ होती है उसे कादर खान ने लिखा था। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जब अमिताभ किसी डायलॉग को लेकर फंस जाते थे तब कादर खान उन्हें अपनी आवाज में वो डायलॉग डब करके भेज देते थे, जिन्हें सुनकर अमिताभ उसे जैसे के तैसा बोल देते थे। कहते हैं कि जब मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग चल रही थी तब स्टेज वाले सीन में अमिताभ ठीक से डायलॉग नहीं बोल पा रहे थे। तब कादर खान ने अपनी आवाज में वो डायलॉग डब करके उनके पास भिजवाया और उनसे कहा कि वो रात भर इसकी प्रैक्टिस करके अगले दिन बोलते। अमिताभ ने वैसा ही किया और अगले दिन जब उन्होंने वो डायलॉग बोला तो हर कोई बस अमिताभ को देखता ही रह गया। यहाँ तक जब फिल्म रिलीज हुई, जब पर्दे पर लोगों ने सीन को देखा तो लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। कादर खान अपनी माँ के बहुत क्लोज थे, ये बात उनकी राइटिंग में साफ नजर आती है। वो ऐसे सीन को ऐसे लिखते थे कि पर्दे पर देखने वाले को यकीन ही नहीं होता था कि वो कोई फिल्म देख रहा है। फिर चाहे वो मुकद्दर का सिकंदर हो या फिर कूली, आज अमिताभ जिस शिखर पर बैठे हैं उन्हें वहाँ तक पहुँचाने के क्रेडिट कादर खान को ही जाता है। हालांकि जब अमिताभ बड़े सुपरस्टार बन गए तब उनमें घमंड भी आ गया, जिसकी वजह से कादर खान उनसे दूर हो गए। लेकिन उन्होंने वो अमिताभ को हमेशा अपना दोस्त ही मानते थे। लेकिन अमिताभ ने इसके बाद उन्हें पलट कर नहीं देखा। तब भी जब कादर खान अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे अमिताभ उन्हें देखने तक नहीं आए। ऐसा कुछ हाल ही गोविंदा का भी था। कादर खान और गोविंदा ने एक साथ 41 फिल्मों में काम किया। इनमें से 15 फिल्में दोनों ने डेविड धवन के साथ की थी, जिसमें राजा बाबू, साजन चले ससुराल, आंखियों से गोली मारे, कूली नंबर 1, आंटी नंबर 1, हीरो नंबर 1 और दुल्हे राजा सुपर हिट रही। यहाँ तक कि गोविंदा कादर खान को अपने पिता की तरह मानते थे। ये बात उन्होंने मीडिया में भी कही थी। लेकिन जब कादर खान बीमार थे तब गोविंदा भी उन्हें देखने कभी हॉस्पिटल नहीं गए। यहाँ तक कि उन्होंने फोन करके कभी उनका हाल चाल तक नहीं पूछा। अपने आखिरी दिनों में कादर खान को बस यही शिकायत थी कि जिस बॉलीवुड के लिए उन्होंने इतना कुछ किया उस बॉलीवुड ने उन्हें उनके आखिरी दिनों में भुला दिया। आज जहाँ बॉलीवुड वाले ऐसे लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे देते हैं जिन्होंने कादर खान के मुकाबले काम ही नहीं किया, वहीं कादर खान को आज तक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं दिया गया, ना ही इस बारे में कभी कोई बातें हुई। वेल, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।